नमस्कार दोस्तों। लॉकडाउन के दौरान हमने यह देखा कि दिल्ली, मुंबई और देश के अन्य हिस्सों से किस तरह से माइग्रेंट लेबर्स पैदल और साइकिल से अपने घर की तरफ लौट चले हैं। इन माइग्रेंट लेबर में बिहार का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। बिहार सरकार ने हिसाब किया है कि लगभग 27 लाख लोग बिहार वापस आ सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि केरला किस तरह से कोरोना वायरस को नियंत्रित करने का काम कर रहा है और किया है। हमने देखा कि नीति आयोग की रिपोर्ट जो 2019 में आई थी उसके हिसाब से ओवरऑल हेल्थ सर्विस परफॉर्मेंस इंडेक्स स्कोर में केरल का स्थान प्रथम है, तो बिहार का स्थान नीचे से दूसरा है। नीचे से पहला स्थान यूपी का है। 2011 के सेंसस के हिसाब से लिटरेसी रेट में बिहार का स्थान देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे नीचे है। 2019 के एक सर्वे के हिसाब से मोस्ट करप्ट स्टेट्स में बिहार का नाम राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पे आता है। सबसे कम करप्ट स्टेट्स में भी केरला का नाम। मेल फीमेल सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से बिहार में इसका मान 918 है। दुनिया के अन्य भागों की तरह बिहार भी कोरोना वायरस तो लड़ ही रहा है, साथ ही साथ चमकी बुखार ने भी यहाँ दस्तक दे दी है। पिछले साल लगभग 200 बच्चे इस बीमारी से मरे थे। ऐसे में यह सवाल तो उठता ही है कि लोग इतनी तकलीफ के बावजूद भी पलायन को क्यों मजबूर है। क्या उन्हें अपने यहाँ काम नहीं मिलता है? स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा इत्यादि में बिहार की हालत इतनी खराब क्यों है? इन सब बातों को समझने के लिए आइए थोड़ा इतिहास की ओर चलते हैं। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लाया था। इसके तहत बंगाल में जमींदारी व्यवस्था लागू हुई। तब बिहार और उड़ीसा बंगाल के ही हिस्से थे। इनमें ज़मीन पर काम करने वाले किसान टैक्स का पेमेंट जमींदार को करते थे। जमींदार उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखते थे, बाकी हिस्सा अंग्रेज़ों के पास जमा कर देते थे। जमींदारी प्रथा में एक फिक्स टैक्स सिस्टम था। सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, किसान को एक फिक्स टैक्स जमींदार को देना होता था। अंग्रेज़ों को डायरेक्ट किसान से कोई लेना देना नहीं था। जमींदार ही किसानों के सब कुछ थे। नतीजा यह हुआ कि किसानों का शोषण होना शुरू हुआ। धीरे धीरे ज़मीन भी सारी जमींदारों ने कब्जा कर ली और वंश दर वंश उन्होंने ज़मीन का ट्रांसफ़र अपने वंशजों में कर दिया। चूँकि अंग्रेज़ों का किसान के साथ कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं था, टैक्स कलेक्शन में उनकी कोई भागीदारी डायरेक्ट नहीं थी, इसीलिए उन्होंने किसी तरह का इंस्टीट्यूशन या इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट नहीं किया। मतलब इन क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ। मद्रास, बॉम्बे आदि में जमींदारी व्यवस्था की बजाय महलवाड़ी और रैयतवाड़ी सिस्टम थी, जिसमें कि वहाँ के किसान को डायरेक्ट टैक्स अंग्रेज़ को देना होता था। किसानों तक पहुंच बनाने के लिए इंस्टीट्यूशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप भी किया गया। नतीजा उन क्षेत्रों का डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ। मगर सवाल यह उठता है कि बिहार और उड़ीसा तो पिछड़ गए, मगर बंगाल इससे प्रभावित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बंगाल में केंद्रित अंग्रेज सरकार की व्यवस्था थी। वहाँ इंस्टीट्यूशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया गया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आदि का भी निर्माण किया गया, जिसका सीधा फ़ायदा बंगाल के लोगों को। बंगाल लैंडलॉक्ड स्टेट नहीं है, जिसका फ़ायदा इस राज्य को मिला। आज़ादी के बाद 1950 में जमींदारी व्यवस्था को ख़त्म कर दी गई, मगर बिहार में इसको ठीक तरीके से लागू नहीं किया जा सका। यही व्यवस्था बाद में कट्टर जातिगत राजनीति के जड़ में जा बैठा। मतलब जातिवाद की जो जड़ें हैं वो बहुत ही गहरी हैं, खासकर बिहार में। 2017 में तब के तत्कालीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी जी ने इस बात को माना कि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी बिहार के डेवलपमेंट में बाधक रही है। आज़ादी के बाद संपूर्ण भारत में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को पुश करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स को सब्सिडाइज किया गया। नतीजा इंडस्ट्री का विकास कोस्टल एरिया में ज़्यादा हुआ, वहीं के लोगों को रोजगार भी मिला। यह कानून 1952 से 1993 तक लागू रहा। तब मिनरल्स रिच प्रदेश झारखंड भी बिहार का हिस्सा हुआ करता था। अपने ग्राहक को बनाए रखने के लिए कंपटीशन के कारण उस वक्त बिहार ने सुदूर स्थित इंडस्ट्रीज़ को कुछ कम प्राइस पर भी मिनरल्स को
सप्लाई किया। इस तरह से भी बिहार को इसका सीधा सीधा नुकसान झेलना पड़ा। 1961 से 1990 के बीच में बिहार में 23 चीफ मिनिस्टर बदले गए और 5 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। मतलब इस दौरान पॉलिटिक्स ज़्यादा हुई, काम कम हुआ। बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स भी काफ़ी हावी रही है। 1990 के बाद जब लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हुआ तो बिहार में कास्ट वार पीक पर थी। राजनीति का अपराधीकरण हो रहा था, नतीजा डेवलपमेंट का एजेंडा हाशिए पर चला गया। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का फ़ायदा बिहार उठा नहीं पाया और 2000 ईस्वी के बाद मिनरल्स रिच झारखंड भी बिहार से अलग हो गया। तो क्या बिहार में इतने दिनों में कुछ भी काम नहीं हुआ है? 2005 के बाद से नीतीश कुमार की सरकार है। नीतीश कुमार ने डेवलपमेंट को सेंटर स्टेज पर लाने में कुछ हद तक कामयाबी हासिल भी की है। पिछले 3 सालों से बिहार का एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ 10% से ज़्यादा है। अनडेवलप्ड बिहार में इस आंकड़े को हासिल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर यह सकारात्मक कदम तो लगता ही है। 2008 में बिहार में लैंड रिफॉर्म कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट की। इसके चीफ ऑथर देवव्रत बंदोपाध्याय थे, जिन्होंने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लेफ्ट फ्रंट रिजीम में लैंड रिफॉर्म का काम बहुत बढ़िया किया था और इन्हें वहाँ का चीफ आर्किटेक्ट भी माना जाता है। हालांकि नीतीश कुमार इसे लागू नहीं कर पाए। इस वर्ष इलेक्शन सामने में है, ऐसे में नीतीश ने फिर से लैंड रिफॉर्म की बात जरूर की है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए नीतीश कुमार ने कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग भी की है। हालांकि केंद्र में उनकी सहयोगी की अभी सरकार है, लेकिन अभी तक उनकी मांग मानी नहीं गई है। मैं क्या सोचता हूँ, बिहार को कम से कम स्पेशल स्टेटस अगर ना मिले तो स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज तो ज़रूर मिलने चाहिए। लैंड रिफॉर्म स्ट्रिक्टली लागू होने चाहिए, मगर ज़मींदारों को भी उचित मुआवजा अवश्य मिलना चाहिए। बिहार के लोगों को बिहार में ही रोज़गार मिले, इसकी मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए। एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी मजबूत होनी चाहिए कि गरीब से गरीब आदमी भी इसे आसानी से हासिल कर सके। प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी, प्राइमरी एजुकेशन को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। सरकारी स्कूलों को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले और एजुकेशन रोजगार परक हो, टेक्निकल हो, यह सुनिश्चित होना चाहिए। इन सब बातों के अलावा मेरी उम्मीदें बिहार के जनता जनार्दन से भी है। आप जानते हैं कि बिहार की हालत बुरी है। स्पेशल स्टेटस के लिए हाथ जोड़े खड़े हैं, रोजगार के लिए अलग अलग राज्यों में दूर दूर तक भटक रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या हालत है सबको मालूम है, मगर अगर कश्मीर का इशूज़ हो, 370 पर बात करनी हो, चीन, अमेरिका इत्यादि के बारे में बात करनी हो, तो हम लोग सबसे आगे रहते हैं। हम अपने वोट से देश के प्रधानमंत्री तक को तय करते हैं, मगर वोट देने जब जाते हैं तो जाति के नाम पे वोट गिरा आते हैं। तो इस साल 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव है। विचार कीजिए कि अगले इलेक्शन में आपका मुद्दा क्या होगा। कैंडिडेट्स आप तय नहीं करेंगे, लेकिन मुद्दे आप तय जरूर कर सकते हैं। आपका मुद्दा क्या होना चाहिए, विकास या जातिवाद, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या मंदिर मस्जिद? आपके ही पसंदीदा केंद्र में बैठे हैं। बोलिए, स्पेशल स्टेटस दे दें बिहार को। जो है सब आपके सामने है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।